कितने बच्चे हैं? अभी बच्चे कम है बहुत। हाँ 13। हेलो स्टूडेंट्स, आज वंस अगेन कुछ टॉपिक डिस्कस कर लें, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। ऐसे तो टॉपिक बहुत सारे हैं, कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक करा दूं मैं आपको जिस ज्यादा आते हैं पेपर में। फिर बंद कर देना भाई। टॉपिक में जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए एमसीक्यू के लिए। एक बात ध्यान रखना बेटा, एमसीक्यू के लिए और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस के लिए ये बात ध्यान रखना, इसके लिए सारे फॉर्मूले आपने लर्न कर लेने हैं। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर केस स्टडी और एमसीक्यू, मुझे लगता है ये मिला के 25 मार्क्स तो है ही आपके पास, 25 नंबर तो आना ही आना है। तो 25 मार्क्स के लिए आपको एक बात मैं बता दूं बेटा, एमसीक्यू और केस स्टडी ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए, काम नहीं चलना इसके बिना। रही बात डेरिवेशंस की, जो डायरेक्ट सवाल आते हैं वो 5 के 3 क्वेश्चन तो पक्का है, 15 मार्क्स तो आपका आ ही जाएगा डायरेक्ट सवाल। ये तो आपको खुद से करना है, डायरेक्ट डेरिवेशंस होंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कौन कौन से डेरिवेशंस आपको करने हैं। तो डेरिवेशन हमें क्या क्या करने हैं, कौन से चैप्टर से क्या डेरिवेशन ज्यादा रिपीटेड होते हैं, वो मैं आपको पहले एक आइडिया दे देता हूं कि आपको कौन सा टॉपिक इसमें डेरिवेशन ज्यादा आते हैं। 5 मार्क्स के 15 मार्क्स के क्वेश्चंस क्या क्या करने हैं आप। अब जैसे देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1 का नाम आप जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चे हम लोग तो बेटा मैं बोल रहा था कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से टॉपिक आपने करने हैं और फॉर्मूला लर्न करके जाना है पेपर के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला जो चैप्टर आपका है वो आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैट्स। मेरी बात सुनो ध्यान से। आज मैं कुछ चैप्टर्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन कर दूं ताकि आपको पता रहे कि हमें कौन कौन से टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डेरिवेशंस आपने करने हैं वो डेरिवेशन के बारे में मैं बता देता हूं। आप हो सके तो ध्यान से देखते रहना इस वीडियो को। सबसे पहले आपने करना है पहला डेरिवेशन वो डायपोल का। डायपोल के अंदर कुछ डेरिवेशंस आएंगे जो आपको डायपोल के डेरिवेशन करने हैं। डायपोल के कौन कौन से डेरिवेशंस करने हैं वो ध्यान से देखना। सबसे पहले करना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। ये सवाल आएगा 3 मार्क्स अगर आया तो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल की वजह से एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे बेटा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 3 नंबर का आएगा। ये मैं फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना। फिर डायपोल की वजह से एक टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डायपोल, ये ध्यान से देखो, ये भी आता है 3 मार्क्स। और इसके साथ एक कॉन्सेप्चुअल सवाल जोड़ देता है कि बताओ अगर एक डायपोल को हम यूनिफॉर्म फील्ड में और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में दोनों में रख दें तो उस डायपोल के साथ क्या होगा। ये भी सवाल आता है बेटा। अगर आपको इसको डिटेल में सॉल्यूशन देखना है मेरी वीडियोस को देखो, सब कुछ डिटेल में। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है पहले मैं वो बता दूं क्या क्या टॉपिक आते हैं पेपर में। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में टॉर्क हो गया, 3 नंबर का आया, ये भी आया तो 3 नंबर का आया, कहानी खत्म। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में अगर डेरिवेशन आएगा, अगर आता है डेरिवेशन, ध्यान से सुनना,
तो वो फिर आएगा सीधे गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट जो डेरिवेशन आएगा वो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पे आएगा। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। पहला जो एप्लीकेशन आएगा गॉस थ्योरम का वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कई बार आया है, ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ये ध्यान से सुनना, ड्यू टू स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको याद होगा गॉस थ्योरम का एक एप्लीकेशन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। सेकंड, इसके बाद मैं कौन कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। इसके बाद जो आया है सेकंड इंपॉर्टेंट, वो आता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट। ये देखो इस बार सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन दिया हुआ था, शीट सेकंड इंपॉर्टेंट गॉस थ्योरम का। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कम आता है बट आ सकता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन वायर। जितने भी आएंगे सब 3 मार्क्स में आएंगे, कोई 5 मार्क्स का सवाल यहां नहीं है, 3 मार्क्स के ही सारे क्वेश्चन। फर्स्ट चैप्टर में अगर डेरिवेशन की बात करें तो बस इतना ही करना, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ये डायपोल का, टॉर्क का और इधर ये, इसके अलावा कुछ नहीं। गॉस थ्योरम क्या है ये 1 मार्क्स में आ गया। गॉस थ्योरम में बताओ, अगर हम गॉसियन सरफेस का जो हम चार्ज बंद करते हैं, गॉसियन सरफेस के अंदर अगर उसका साइज बढ़ा दे और घटा दे तो फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं। तो ये जो आपने देखा ये आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर का मैंने बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो आप ध्यान से देख लो। अब यहां पे बच्चे जो है ना, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो आप, कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन है मन में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन देख लो एक बार। हाँ बच्चे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा प्रज्ञा तो साइज इंक्रीज कर दूंगा। अभी मैं इसका साइज अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। तो बताओ आप लोग मुझे कमेंट करके कि पहले क्वेश्चंस करा दो या इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, क्या क्या आएगा, फटाफट कमेंट करके बताओ। वेट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चंस डिस्कस कर दें या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें आप लोगों को सारे चैप्टर्स के जो आपने करने हैं, जल्दी कमेंट करो। चलो इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे बता रहे हैं, चलो बच्चे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बता दूं। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने किस पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, गेट खोल दो बच्चे आएंगे। हाँ तो आप ये देख लो, फर्स्ट चैप्टर तो मैंने कंप्लीट कर दिया बेटा। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, अब सेकंड चैप्टर में आपने कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा ध्यान से पढ़ना है वो देख लो। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब हम आ रहे हैं सेकंड चैप्टर में बेटा, देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन भी कुछ आपको डिस्कस करूंगा, आराम से रिलैक्स होकर आज लाइव क्लास एंजॉय करो। अब हम आ रहे हैं चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 में बच्चे आपको अच्छे से पता है कि पोटेंशियल और कैपेसिटर 2 चैप्टर हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, पोटेंशियल और कैपेसिटर 2 चैप्टर हैं। तो इस चैप्टर में जो जो टॉपिक पे पहले मैं 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या क्वेश्चंस जो आते हैं थ्योरेटिकल वो आपको बता दूं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन, पहला है डेरिवेशन ऑफ
डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये 2017 में आया था, उसके बाद नहीं आया है, तो मे भी आ जाए, नेग्लेक्ट नहीं करना है। याद करो, पढ़ाया था ना मैंने, क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे, आपको याद होगा कोई क्यू चार्ज है, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था के क्यू बाय आर, और डिराइव कैसे करते थे, किसी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से लाने में वर्क डन के थ्रू। तो ये एक टॉपिक भी करके जाना पेपर में। अगर आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए, मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, सेकंड चैप्टर जो जो मैं बोल रहा हूं देख लो आप, ठीक है बेटा, टाइम कम है और पढ़ना ज्यादा है। तो एक तो ये हो गया, ये कर लेना ट्राई एक बार, ठीक है। सेकंड जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेरिवेशन आएगा वंस अगेन, ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से, जैसे आपने देखा था ना पिछले चैप्टर में, डायपोल की वजह से कहां पे था, एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे, यहां पर भी आएगा एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल एंड एट एनी पोजीशन। देखो ये ध्यान रखना कि एनी पोजीशन वाला जो डेरिवेशन है, ये वाला, ये टफ है और ये रेयर आता है, और इसका मैंने अभी बहुत अच्छे से शॉर्ट तरीके से मैंने इसकी वीडियो बनाई है, मैं लाइव क्लास के बाद अपलोड भी कर दूंगा। ये आता है लेकिन उतना नहीं आता, बट एक्सियल और इक्वेटोरियल ये आता है, ये ध्यान रखना, 3 मार्क्स में आता है, ये दोनों आते हैं। तो ये डेरिवेशन रेयर आता है एट एनी लाइन, एट एनी पोजीशन वाला, ये ध्यान रखना बेटा, ये रेयर आता है एट एनी लाइन, बट एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला करके जाना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये 2 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। थर्ड की बात करते हैं हम। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही 2 टॉपिक पढ़ लेना। डेरिवेशंस की बात कर रहा हूं मैं। अब डेरिवेशन में अगर आया तो सीधे आ जाओ, कैपेसिटर में एक डेरिवेशन आता है पेपर में, कैपेसिटेंस ऑफ, कितने बच्चे हैं ज्वाइन किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये ध्यान रखना बेटा, विद वैक्यूम। अगर वैक्यूम है तब क्या होगा, कंडक्टिंग स्लैब एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डेरिवेशंस की बात कर रहा हूं मैं बस, और बाकी क्वेश्चंस कर लेने हैं, न्यूमेरिकल्स कर लेने हैं, क्वेश्चंस कर लेने हैं, न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये तो 3 मार्क्स के जो डायरेक्ट सवाल है उसके बारे में मैंने बता दिया, कैपेसिटर में ये टॉपिक करना है, और कोई टॉपिक करने की उतनी जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो मेरी बात को। पहले एनर्जी का भी डेरिवेशन आता था, मैं कमेंट भी देख रहा हूं आप लोगों को। हाँ भाई, पहले एनर्जी का डेरिवेशन आता था, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, लेकिन वो डेरिवेशन अब नहीं आता। तो डेरिवेशन अगर कैपेसिटर में आया तो मुझे लगता है यही आएगा, जहां तक ज्यादा चांसेस है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सेकंड चैप्टर में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए ये नहीं कि यही आएगा, ऐसा नहीं फिर मुझे गालियां दो कुछ दिनों के बाद। आएगा मतलब ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस देके पढ़ना है, क्वेश्चन तो करने। अब ये एमसीक्यू में क्या करोगे, एमसीक्यू में डेरिवेशन थोड़ी है बेटा, एमसीक्यू में तो फॉर्मूले का ही खेल है, आप समझो। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बता दिए, क्या क्या डेरिवेशंस करने हैं। अब जरा मैं एक बार ना फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के जितने फॉर्मूला वगैरह उसका रिवीजन करा देता हूं, क्योंकि फॉर्मूले पे मैं क्यों जोर दे रहा हूं, आप मेरी बात को समझो, इसलिए जोर दे रहा हूं कि 25 नंबर तो फॉर्मूले का खेल है। आपको मैं बता दूं, ये आप कर लोगे ना इतने सारे टॉपिक, तो 15, सुनो मेरी बात ध्यान से, 20 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया है अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कर लिए और पूरे फॉर्मूले को रट करके गए, अच्छे से करके गए, तो 25 मार्क्स का ये सब कहीं नहीं गया। तो 45 नंबर तो ऐसे ही आ जाएंगे आपके। तो ये ध्यान रखना है, ये सब टॉपिक आपको ध्यान से पढ़ना है। तो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के जो डेरिवेशंस हो सकते हैं 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में, वो मैंने आपको बता दिए। अब जरा मैं इसमें बता दूं कि 1 मार्क्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस किस फॉर्मूले पे आते हैं, वो भी एक बार देख लो आप। देखो ध्यान से, जैसे मैं अगर बात करूं चैप्टर 1,
तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, आप जानते हो कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना होता है, N इंटू ई। पहला फॉर्मूला ये याद कर लेना कि बॉडी चार्ज कब होती है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला फॉर्मूला ये याद करके जाना फर्स्ट चैप्टर से। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा हूं मैं, क्या क्या आएंगे 3 मार्क्स 5 मार्क्स में, और कौन कौन से फॉर्मूले आपको ब्रेन में रखने हैं वो भी बता रहा हूं। कॉमन पोटेंशियल का डेरिवेशन कम आता है, कॉमन पोटेंशियल पे क्वेश्चंस आते हैं। आयुष राज, उसके बाद बचा दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, प्लीज ये दूसरा फॉर्मूला याद रखना। दो चार्जेस जो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, एक फॉर्मूला ये याद रखना। तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है इसी चैप्टर में, फॉर्मूले में एक बार रिवाइज करा दूं ताकि एमसीक्यू में दिक्कत ना आए, कि हर चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। आपको पता है हर चार्ज के चारों तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इंटेंसिटी होती है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी याद करके जाना पेपर में, KQ बाय R स्क्वायर। K इज द कांस्टेंट, जानते होगे 9 इंटू 10 द पावर 9, Q इज द चार्ज, और R वो डिस्टेंस होती है जहां पे हम निकालते हैं उस चार्ज से उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये सब फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले हैं, याद करोगे तभी ये सब एमसीक्यू वगैरह हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। ध्यान से देखना। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो और अच्छे से सुनो बेटा। जैसे फोर्थ फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, जो जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान दो प्लीज। फिर एक फॉर्मूला याद करके जाना है कि अगर एक और फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, ये भी याद रख करके जाना कि कोई भी चार्ज अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में आ जाए, किसी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए, तो वो क्या फोर्स फील करता है, ये फॉर्मूला भी याद करके जाना। मैं सारे फॉर्मूले रिवाइज करवा दूं ताकि एमसीक्यू वगैरह हो सके आपसे। F इजिकल टू Q इंटू ई, Q इज द चार्ज, E इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एक फोर्स का फॉर्मूला होता है। अगर कोई चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में आता है, ये तो फोर्स का फॉर्मूला है, ये दो चार्जेस के बीच, ये भी एक फॉर्मूला याद करके जाना पेपर में। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं, इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ बाय R स्क्वायर, और अगर कोई चार्ज Q है और R डिस्टेंस पे इंटेंसिटी निकालनी है तो इसकी डायरेक्शन भी होती है, याद रखना। अगर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी यहां पर पता करनी है तो वो होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, और अगर यही चार्ज प्लस की बजाय क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो याद रखना बेटा इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द चार्ज। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला और इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो भी याद रखना, प्लस है तो अवे फ्रॉम चार्ज और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज। फिर एक बात और क्या याद रख के जाना पेपर में, देखो फर्स्ट सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर जितना होता है मैं करा दूंगा, कल फिर लाइव आऊंगा, कल और आगे चैप्टर करा दूंगा, जो जो चैप्टर से ध्यान से देखना। फिर इसके भी फोर्स की डायरेक्शन के बारे में बता दूं। मान लो किसी जगह पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, ये एक्सटर्नल का मतलब होता है किसी और चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे मान लो कोई चार्ज आया, कोई भी चार्ज आया, मान लो इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉन, तो बोलोगे इलेक्ट्रॉन आया एक्सटर्नल फील्ड में आया, तो जहां पे कोई भी चार्ज एक्सटर्नल फील्ड में आएगा तुरंत फोर्स फील करेगा। तो यहां पे कौन सा फोर्स का फॉर्मूला चलेगा क्वेश्चन में, Q इंटू ई वाला चलेगा। अब ये भी ध्यान रखना है कि वो जो चार्ज आया है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। बोलोगे सर वो तो निगेटिव है, तो अगर निगेटिव चार्ज आया है तो जिधर भी फील्ड जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। यानी ये फोर्स किधर फील करेगा, फोर्स तो ये फील करेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी फोर्स की वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होगी। मतलब यहां पे एक्सटर्नल फील्ड डाउनवर्ड है तो ये फोर्स फील अपवर्ड करेगा। और अगर मान लो यहां पे प्रोटॉन आता है, देखो इस फॉर्मूले प्रोटॉन आ गया, तो प्रोटॉन जो फोर्स फील करेगा, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल उधर ही फोर्स फील करेगा। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फोर्स ऊपर फील करेगा और प्रोटॉन जो फोर्स फील करेगा वो नीचे फील करेगा। ये सब चीज याद रखना, इस सब फॉर्मूले का खेल। कॉन्सेप्ट बता देता हूं, एमसीक्यू आप कर लोगे पेपर में 100%। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना अच्छे से। अब जैसे पांचवा कॉन्सेप्ट क्या आएगा, सीधे हम आते हैं अब डायपोल में, आते हैं सीधे किसमें, डायपोल में। डायपोल के बारे में जानकारी आपको पता है, दो चार्जेस होते हैं माइनस और Q और प्लस Q। चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हम हमेशा डबल करके लेते हैं, R नहीं लेते हैं, 2R लेते हैं, याद रखना। और हर डायपोल का एक डायपोल मोमेंट होता है जिसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2R, याद रखना बेटा। डायपोल का मतलब दो चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव,
डायपोल में चार्जेस के बीच की डिस्टेंस डबल करके लेते हैं और चार्ज को अगर डायपोल की लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डायपोल मोमेंट बन जाता है, इसे हम पी से इंडिकेट करते हैं। सब बात याद रखना। फिर क्या डायपोल में याद करके जाना है आपको पेपर में, बस जो 4 फॉर्मूले मैं आपको बता दूं। डायपोल में फिर याद करके जाना है कि जिस तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था KQ/R², तो उसी तरह डायपोल की भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है एक एक्सियल लाइन पे। याद रखना बेटा, फॉर्मूला याद कर, 2kpx अपॉन x² माइनस R² का होल स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला याद रखना कि वही कांस्टेंट आपका पुराना वाला, p डायपोल का डायपोल मोमेंट, x होता है डिस्टेंस, किससे, 4 से नहीं, जब डायपोल का हम निकालते हैं तो डायपोल के सेंटर से, और एक्सियल लाइन का मतलब होता है इसी एक्सिस पे कहीं पर निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी निकालेंगे तो डिस्टेंस कहां से लेंगे, सेंटर से। और एक फॉर्मूला और याद करके जाना पेपर में, इक्वेटोरियल लाइन पे डायपोल की इंटेंसिटी का, क्योंकि ये फॉर्मूला याद होगा तभी ऐसे क्वेश्चंस हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे, भूल जाओ आप। डेरिवेशंस बताने के लिए क्लास नहीं रखी है कि आपको हम डेरिवेशन सिखाएं, उसके लिए 5 साल लगेंगे, 5 घंटे नहीं 5 साल लग जाएंगे डेरिवेशन। उसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए वीडियो है, चैनल पे जाओ, वीडियो से डेरिवेशन करो। थोड़ा सा एमसीक्यू में पंगा आता है बच्चों को, वो मैं बता रहा हूं कौन कौन से सवाल आएंगे। और इक्वेटोरियल लाइन पे फॉर्मूला होता है KP अपॉन x² प्लस R² का पावर 3/2। याद रखना ये सब फॉर्मूला बेटा, ये सब फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सब फॉर्मूले को याद करके जाना पेपर में, तभी कुछ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। इसको याद रखना। तो ये जो आप देख रहे हो सारे फॉर्मूले, ये फॉर्मूले अच्छे से पढ़ के जाना, तभी कुछ हो पाएगा फर्स्ट चैप्टर में। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, एक चीज और सीख के जाना पेपर में। क्या सीख के जाओगे, जरा सुनो। ये जो हम निकालते हैं ना फॉर्मूला, P होता है डायपोल मोमेंट, x क्या होता है उस जगह की डिस्टेंस, एक्सियल लाइन का मतलब होता है एक्सिस पे, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है डायपोल के परपेंडिकुलर पोजीशन पे। और एक चीज और सीख के जाना, ये पॉइंट, कि हमेशा एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इक्वेटोरियल लाइन पे जो भी इंटेंसिटी होती है उसकी डबल होती है। याद रखना, उसकी डबल होती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है पेपर में, इसको भी नहीं भूलना आप। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, अच्छे से सुनना। जैसे सैंपल पेपर में देख रहा था, लास्ट ईयर में भी 2 साल पहले भी सवाल आया था। जैसे मैं ये क्वेश्चन थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, डायपोल पे ही है। अब बोलोगे सर कैसे काम आएगा डायपोल के सवाल को, देखो मैं बता देता हूं। मैं साइज बड़ा करना है, ये दिखाई दे रहा है, शायद ये छोटा दिखाई दे रहा है, साइज बड़ा करना, दिखाई दे रहा है। चलो बच्चे, जैसे डायपोल का एक सवाल आया, एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। ऑब्वियसली बात है, डायपोल में 2 चार्जेस होते हैं, प्लस एंड माइनस, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2x। ये जो हम 2r लेते हैं इसलिए 2x मान लिया। देखो कैसा सवाल आया था बोर्ड एग्जाम में। द एक्सिस ऑफ द डायपोल इज डिफाइंड, क्या बोला है, द एक्सिस ऑफ द डायपोल इज डिफाइंड, एक्सिस ऑफ द डायपोल ऑफ द डिफाइंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस ड्रॉन एट द सेंटर ऑफ द पॉइंट एंड डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस ड्रॉन एट द सेंटर। इसने पूछा है कि भैया जो एक्सिस ऑफ डायपोल किधर होता है, किधर से किधर। तो एक्सिस ऑफ डायपोल का मतलब पूछा है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये पढ़ा चुका हूं, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से किधर होती है, पॉजिटिव की तरफ। ये पूछना चाह रहा है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन बोलोगे बेटा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बहुत ज्यादा टफ तो नहीं था ये सवाल, जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो कॉन्सेप्ट करके आ जाएगा पेपर में। देखो आपने बिल्कुल सही कर दिया, देखा आपने, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब जरा डायपोल में एक सवाल और याद करके जाना। डायपोल में क्या सवाल याद करके जाना है कि किसी भी डायपोल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो वो टॉर्क फील करता है। फॉर्मूला होता है टॉर्क का PE sin थीटा, P फॉर डायपोल मोमेंट, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और थीटा होता है डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल। ये भी एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है, वो भी याद करके जाना। फिर ये भी याद करके जाना बेटा, थीटा जब 0 हो या 180 डिग्री हो तो वो जो डायपोल है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में माना जाता है, स्टेबल एंड अनस्टेबल। ये स्टेबल पोजीशन, ये अनस्टेबल पोजीशन। ध्यान से सुनो।
फिर क्या क्वेश्चन याद करके जाना है, फिर एक डायपोल से रिलेटेड एक ये भी फॉर्मूला याद करके जाना कि जब डायपोल किसी भी एक्सटर्नल फील्ड में टॉर्क फील करता है और वो रोटेट करता है तो रोटेट करने में उसे एक वर्क डन करना पड़ता है, उसका फॉर्मूला होता है पीई, याद रखना बच्चे, cos θ1 माइनस cos θ2। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे आप डायपोल के सवाल में, जब डायपोल एक एंगल से दूसरे एंगल पे रोटेट करेगा, तो ये करके जाना। तो फर्स्ट चैप्टर में डायपोल के फॉर्मूले आपके सामने, और एक सवाल भी आया था बोर्ड एग्जाम में, वो भी मैंने करा दिया फर्स्ट चैप्टर का। देखो फर्स्ट चैप्टर में। अब इसके बाद ध्यान से मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनो बेटा। अब जैसे मैं बात करता हूं कि अगर आप जैसे मान लो, एक तो टॉपिक ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर का, मैंने बता दिया। सेकंड चैप्टर का फॉर्मूले वगैरह आप देख लेना, ऐसे ऐसे फॉर्मूले याद करके जाना प्लीज, ऐसे ऐसे फॉर्मूले याद करके जाना। फिर गॉस थ्योरम में आप जानते हो, गॉस थ्योरम में क्या याद करके जाओगे, गॉस में याद करके जाओगे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E A cos थीटा। E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, A फॉर एरिया ऑफ दैट सरफेस, और थीटा के बारे में हमेशा याद करके जाना, थीटा एंगल होता है डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी और नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस नहीं बल्कि सरफेस के नॉर्मल के साथ। मान लो सरफेस एक्स वाई प्लेन में है, देखो मेरी बात सुनो, मान लो आपका सरफेस एक्स वाई प्लेन में है, तो आप नॉर्मल जो लोगे वो जेड के साथ, वो नॉर्मल जेड में जाएगा और इंटेंसिटी के साथ डायरेक्शन देखेंगे। फिर क्या हमने कहा था, गॉस थ्योरम क्या है कि अगर कोई चार्ज क्लोज होता है बंद सरफेस में, तो फ्लक्स निकालने के लिए सीधे क्या करते हैं, चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देते हैं, सीधे फ्लक्स निकल जाता है। जैसे फॉर्मूले का रिवीजन करा दे रहा हूं। फिर क्या याद करके जाना है, फॉर्मूला बताना जरा बेटा। अगर आपके पास कोई एक थिन वायर है और वायर के कारण अगर इंटेंसिटी पता करनी है कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बिल्कुल याद करके जाना, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये लैम्डा क्या है ये भी याद रखना बेटा, लैम्डा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज क्या वो चार्ज, और L फॉर लेंथ, किसकी लेंथ, उस रॉड की लेंथ, और इंटेंसिटी डिस्टेंस के इनवर्सली होती है, सब पॉइंट मुझे नहीं भूलना। फिर आपको क्या याद करके जाना है पेपर में एमसीक्यू के लिए, फिर आप याद करके जाना कि मान लो आपके पास एक स्फीयर है, और स्फीयर भी कैसा है, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर को हम स्फेरिकल शेल कहते हैं। मैं स्लो नहीं पढ़ा सकता, फटाफट देखो आप, रिवीजन हो जाएगा फॉर्मूले का। मान लो आपके पास एक हॉलो स्फीयर है, और हॉलो स्फीयर के चार्ज हमेशा कहां पर होता है, सरफेस पे होता है। तो याद रखना बेटा, अगर आपसे पूछा जाए कि इंटेंसिटी बताओ, तो हॉलो स्फीयर के कारण इनसाइड इंटेंसिटी 0 होती है स्फीयर के अंदर, और अब सरफेस पे आओगे, अगर सरफेस पे इंटेंसिटी पूछा जाए तो सीधे याद रखना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा में और ये सिग्मा में आ रहा है, ध्यान रखना। और अगर आउटसाइड पूछा जाए कि बाहर साइड इंटेंसिटी क्या होगी, बाहर साइड समझो आप ध्यान से, तो वो होता है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब ये 2 आर का मतलब है, एक आर तो वो रेडियस हो गया और एक आर वो डिस्टेंस हो गया जहां पे आपने इंटेंसिटी निकालनी है। और मैं आपको बता दूं, लैम्डा का मतलब आप जानते हो चार्ज पर यूनिट लेंथ, और जब सिग्मा आ गया तो इसका मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। किसका एरिया, बॉडी का एरिया। क्या एरिया ले लेंगे बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये सब चीज याद रखना, फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले बता रहा हूं सारे के सारे। अब इस पे जो जो क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड एग्जाम में, कल भी कराया था और लास्ट ईयर का जो है वो भी करा रहा हूं मैं अभी आपको। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये सब। तो ये सब फॉर्मूले देखो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखो। अब आप इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और याद करके जाना पेपर में। मैं फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूं, डेरिवेशंस के लिए नहीं है क्लास बेटा, डेरिवेशन कराने का टाइम नहीं है। अब डेरिवेशन आप सोचोगे इस क्लास में तो डेरिवेशन थोड़ी करने हम आए हैं, हम तो थोड़ा एक रिवीजन करा दें आपको, कुछ एमसीक्यू करा दें। रिवीजन डेरिवेशन का टाइम खत्म हो चुका है। वीडियो देखो, प्लेलिस्ट देखो, तैयार है वीडियो आपके लिए, भेज रखा है मैंने। अब यहां पर एक आता है कि मान लो, बस लास्ट फॉर्मूला बता रहा हूं फर्स्ट चैप्टर का, मान लो आपके पास कोई शीट है और शीट की वजह से आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी पता करनी है, जैसे वो थिन वायर की वजह से था, ये हॉलो स्फीयर स्फेरिकल शेल की वजह से था, तो इसकी वजह से फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मतलब समझ लो, सिग्मा का मतलब होता है चार्ज अपॉन एरिया। अब यहाँ पे एरिया क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, तो हमने वो एरिया लिखाया था। चार्ज अपॉन एरिया होता है, यहाँ भी सिग्मा के फॉर्म में आता है, याद रखना। फिर अभी लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में कल ये आया था सवाल, याद करो कि अगर आपके पास 2 शीट हैं, एक शीट नहीं है 2 शीट हैं, और दोनों में सेम नेचर का चार्ज है, सेम नेचर का सिग्मा है, यानी चार्ज बराबर डिस्ट्रीब्यूट है और सेम नेचर का है, सेम वैल्यू का है, तो याद करो बीच में जो इंटेंसिटी हो जाती है वो 0, और यहां पे जो इंटेंसिटी हो जाती है वो हो जाती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर भी जो इंटेंसिटी हो जाती है वो हो जाती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, बट इन माइनस।
ये इस बार के सैंपल पेपर में भी है, कल हमने डिस्कस किया था ये कॉन्सेप्ट। और अगर क्या बोलोगे बेटा, अगर आपके पास दो शीट है और दो शीट में एक में प्लस सिग्मा है एक में माइनस सिग्मा है, तो याद करो यहां पे बीच में इंटेंसिटी हो जाती है उल्टा, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बाहर साइड जो इंटेंसिटी हो जाती है वो हो जाती है 0। बस इतना ही फॉर्मूला आपके लिए काफी है। बस जो मैंने गेस क्वेश्चंस किए फर्स्ट चैप्टर में 3 मार्क्स के वो कर लेना, और ये सब फॉर्मूला देखकर एक बार ऐसे ऐसे एमसीक्यू आएंगे वो मैंने आपको बताया, वो आपको करके जाना है। अब आप ध्यान से देखो, अब आप देखते हैं, अब हम ये देखेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में क्या एमसीक्यू दे रखा है। कल सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर निकाला था वो, और एक और सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं मैं, इसमें देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर से कौन सा सवाल आया है जो इस फॉर्मूले पे होगा। बस 2 मिनट के अंदर फिर मैं सेकंड चैप्टर में आऊंगा, ध्यान से देखना। देखो हाँ बच्चे, जरा हम आते हैं इससे पहले वाले पेजेस में। फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको लग रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें कोई भी सवाल है फर्स्ट चैप्टर का कोई सवाल नहीं है। सेकंड चैप्टर में भी मुझे लग रहा है कि कोई सवाल नहीं है। आप ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन मेरे को मिला है, क्वेश्चन नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है बेटा, जो सैंपल पेपर करा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी कराया था आज भी करा रहा हूं, पर आज मैं फॉर्मूले का रिवीजन कराते हुए करा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब जैसे ये एक सवाल है, 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स, इसका साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है करना, बच्चे बोले साइज बड़ा करने। देखो हाँ बच्चे, अब देखना जरा, मैं इस पे क्वेश्चन करा दूं। है क्या है बच्चे, देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 अब तो दिखाई दे रहा होगा, मैंने साइज बड़ा कर दिया। इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है, ध्यान से सुनना, मेरे हाथ में भी और आपके पास भी क्वेश्चन है। 2 स्फेरिकल, ध्यान से देखो बेटा, 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड concentrically in air. The inner sphere is connected to earth while the inner is given charge 9 stat coulomb, charge की यूनिट है। The charge in the stat coulomb on the inner sphere। आपसे क्या पूछा है, 2 स्फीयर हैं, ध्यान से देखना, 2 स्फीयर हैं और दोनों स्फीयर क्या हैं, अलग अलग रेडियस के हैं। एक का रेडियस कितना है r1 और दूसरे का रेडियस मान लो r2। अच्छा सवाल है, r1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है बेटा, r2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। और इनर स्फीयर को हमने कनेक्ट कर दिया है अर्थ से, अर्थिंग से। ओके, तो चार्ज पूछा है, द चार्ज देन द चार्ज इन द स्टैट कूलम ऑन द इनर स्फीयर। ओके, और आउटर स्फीयर का चार्ज, इसका चार्ज दे रखा है, इसका चार्ज है 9 कूलम। 9 कूलम मान लो या स्टैट कूलम मान लो, सब यूनिट होती है। ये पूछा है, ध्यान से सुनो। चलो अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अंदर वाले को अर्थिंग कर दिया, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर हम किसी चीज को अर्थिंग करते हैं ना बेटा, तो अर्थिंग करने से उसका जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाता है। अब हमें इसका चार्ज बताना है, इसका Q2 दे रखा है, Q1 दे रखा है, तो इसमें आप क्या करोगे, एक बात ध्यान रखना, आप इनके पोटेंशियल को सेम कर दो। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, ध्यान से सुनो बच्चे, ये Q1 बाय R1, मैं भी बताता हूं क्या कर रहा हूं, ये Q2 बाय R2, ध्यान से सुनो। अब यहां से के कट गया, Q1 बाय R1, R1 कितना है 2, Q2 बाय R2, R2 कितना है 6। सॉल्व करोगे, Q2 9 है, आप सॉल्व करोगे बेटा, तो Q1 इज इक्वल टू कितना आ गया 9 इंटू 2 बाई 6, आंसर आ गया 18, 3। आंसर क्या आ गया बेटा 3। तो आंसर बोलोगे सर इसका आंसर जो है वो 3 स्टैट कूलम। अब 3 में प्लस भी और माइनस भी है, अब आप बोलो प्लस नहीं या माइनस में, ऐसा पोटेंशियल हमने सेम क्यों किया, वो सोचने वाली बात है। द इनर स्फीयर इज कनेक्टेड टू द अर्थ व्हाइल द अदर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 9 स्टेट कूलम। आप इनर को आप अर्थिंग कर दोगे
तो अर्थिंग का मतलब इसका पोटेंशियल जीरो हो गया। तो जब पोटेंशियल जीरो हो जाएगा इसका पोटेंशियल, तो इनके बीच जो पोटेंशियल होगा, फिर जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा। आपने क्या किया है, देखो ध्यान से सुनो, द इनर स्फीयर इज कनेक्टेड टू द अर्थ। आपने इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया तो इसका पोटेंशियल जीरो हो गया। पोटेंशियल जीरो होने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो अब इसका पोटेंशियल जो होगा, आप सोचो इसका पोटेंशियल होगा क्या। सबसे बड़ी बात है, पहले बोलोगे सर इसका पोटेंशियल होगा क्या, तो मैं आपको बता दूं पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका था। आप इस बात को, ये ऐसे कैसे आया वो ध्यान से सुनो, फिर से सुन लेना। इसमें करना क्या है, आप एक बात का जवाब दो। सोचो अभी आपने अर्थिंग नहीं किया है, आप छोड़ो ऐसे मत करो, आप सोचो आपने अभी अर्थिंग नहीं किया है। काफी अच्छा सवाल है। सोचो आपने अर्थिंग नहीं किया है, तो आपको मैंने पढ़ाया था ना अंदर वाले का पोटेंशियल क्या होगा, क्या होता है पोटेंशियल अंदर वाले का। पोटेंशियल का फॉर्मूला सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ाया मैंने अभी आपको, के Q1 बाई R1। और मैंने कहा था जब अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल निकालते हैं तो बाहर वाला भी ऐड हो जाता है उसमें। तो अगले का बाहर वाले का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, के Q2 बाई R2। जब हम इनर वाले का पोटेंशियल लेते हैं तो इसका तो लिखते ही लिखते हैं, प्लस उसके ऊपर जो है उसका भी लेते हैं इनर वाले में। ठीक है, अब इसको आपने अब क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। देखो कितना अच्छा सवाल है। अब आपने इसको क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया। तो अर्थिंग करने का मतलब अब V1 को क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मान लो बाहर वाले का पोटेंशियल लिखना होता तो ये भी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था। बाहर वाले का पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, जब बाहर वाले को देखते हैं तो उसके अंदर वाला जो है वो सब एक ही सिस्टम में आ जाता है। अब देखना ये सब क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। अगर मुझे बाहर वाले का पोटेंशियल लिखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या करोगे, जब बाहर वाले का पोटेंशियल लोगे तो क्या हो जाएगा, के Q1 प्लस Q2 बाई कितना, एक ही आर में आ जाएगा R2। और अंदर वाले का लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसका भी होता है प्लस बाहर वाले का। जब हम अंदर वाले का लेते हैं पोटेंशियल तो इसका और प्लस आउटर वाले का भी ऐड होता है। अब इसको जीरो कर दो तो क्या आ जाएगा, देखो आ गया ना, के Q1 बाई R1। उधर जाके कितना आ गया बेटा, माइनस के Q2 बाई R2। बस सॉल्व करो, देखो Q1 की वैल्यू आ जाएगी -3 सैट। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, अगर पेपर टफ आया तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो और अच्छे से सुनो। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 में ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बता दिए कैसे क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं जरा, ऐसे फॉर्मूले बहुत सारे हैं, फॉर्मूला बताने लगा तो टाइम है, आप मैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दूं। अब हम आते हैं चैप्टर 3 में। आप चाहो तो लिखते रहना भी साथ, इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या क्या टॉपिक आपको ज्यादा ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है, सबसे पहला टॉपिक इसमें पढ़ना है ड्रिफ्ट स्पीड। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, इसका डेरिवेशन पढ़ना है, इस पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं मेरी वीडियो में मैं करा चुका हूं, वो पढ़ना है। फॉर्मूला याद रखना है और इसका क्या रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये सब चीज याद रखना है। याद रखना, ड्रिफ्ट स्पीड पे ध्यान देना है, ड्रिफ्ट स्पीड टॉपिक पे। ड्रिफ्ट स्पीड में फिर आपको एंड रिलेशन भी पढ़ना है विद करंट, और करंट के साथ इसका क्या रिलेशन होता है वो भी आपको पढ़ना है। पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट करंट का। इस चैप्टर में अब मैं सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब अच्छे से पढ़ो। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता दें ड्रिफ्ट करंट में। उसके बाद एकदम आता ही आता है, उसको मैं क्या बोलूं, हर बार आया है ग्रुपिंग ऑफ सेल इन पैरेलल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुपिंग, और इस बार के सैंपल पेपर में भी ये सवाल है। आपको याद करो, सेल के दो कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज और पैरेलल वाला। तो पैरेलल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुपिंग ऑफ सेल इन पैरेलल, ये जरूर पढ़ना, हर हाल में पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ओके, जब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद थर्ड चैप्टर में अब आपको सीधे जिस टॉपिक में जाना है वो सुनो। टॉपिक ड्रिफ्ट स्पीड का हो गया, सेल का हो गया, बाकी टीपीडी ईएमएफ के जो फॉर्मूले हैं वो याद कर लेना, वो आएंगे एमसीक्यू में और 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, याद रखना। इसके बाद डायरेक्ट आप आना व्हीट स्टोन ब्रिज, ये आता है बेटा। ये क्या 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 होता है, कैसा होता है, और इसका बैलेंस्ड कंडीशन, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। एंड बैलेंस्ड कंडीशन, कि ये जब बैलेंस होता है तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल्स जो आते हैं,
केसीएल पे आएंगे और केवीएल पे आएंगे, सेल के ईएमएफ पे आएंगे बेटा, और टीपीडी पे आएंगे। ये 4 पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और याद रखना, एक आते हैं सिंपल सर्किट पे। सिंपल सर्किट किसे कहते हैं मैं बताऊं। सिंपल सर्किट उसे कहते हैं जिसमें केसीएल और केवीएल लगाने की जरूरत नहीं होती, नॉर्मल देख के पता चल जाता है ये सीरीज में, इसमें एक करंट जाएगा, वो सिंपल सर्किट होते हैं। तो करंट में बस इतना ही करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट का, ध्यान रखना। करंट में बस इतना ही। बाकी इस बार जो था आपका मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये सब हट चुका है, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये सब हट चुका है। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। मैं इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूं आज, क्योंकि टाइम है नहीं। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो क्या क्या आपको करना है। चैप्टर 4, चैप्टर 4 काफी बड़ा चैप्टर है, आपको पता होगा। चैप्टर 4 में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पढ़ना है, वो ध्यान से पढ़ना बेटा। सबसे पहला टॉपिक पढ़ के जाना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, जो सबसे ज्यादा आता है, सर्कुलर लूप एट सेंटर एंड एक्सिस ऑफ लूप। इसका डेरिवेशन फॉर्मूला जरूर याद करके जाना, क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू पे, फटाफट कर देना। सेकेंड जो टॉपिक इसका पढ़ना है आपने, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन एंड थिक वायर, थिन एंड थिक वायर बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। याद रखना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ। ये सब बहुत रिपीटेड सवाल है जो बहुत आते हैं पेपर में। राइट, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मैं आ जाऊं, जो पेपर में आता है वो सुनो क्या आता है। डिराइव करने को आएगा, डिराइव ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है रेडियस ऑफ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब सारे वीडियोस हैं, सब प्लेलिस्ट है आपके पास। क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आज बता रहा हूं। ये भी पेपर में बहुत ज्यादा आया है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। इस चैप्टर में फिर एक रिपीटेड टॉपिक पहले हुआ करता था, साइक्लोट्रॉन, वो तो हट चुका है, अब उसकी टेंशन है नहीं हमें, अब उतना नहीं आएगा। अब यहां पर क्या आएगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग, ये सब टॉपिक पढ़ के जाना। कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये दो क्वेश्चन, इसमें जो सेकंड वाला है ना, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में अक्सर आते हैं, अक्सर आते देखा है मैंने, इंपॉर्टेंट सवाल है। इन सब बातों को नहीं बोलना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखने का टाइम नहीं है, वीडियो से लिख लेना, वरना काफी लंबी क्लास हो जाएगी। राइट, अब हम देखो, फोर्थ चैप्टर में आप इतना करके जाना। लास्ट में एक टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस। सुनो बेटा, टॉर्क एक्सपीरियंस, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप, अ करंट कैरिंग लूप।
टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप, ध्यान देना, ये भी टॉपिक पेपर में काफी आते हैं, इसको भी आपने ध्यान से पढ़ के जाना है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग लूप, ठीक है। उसके बाद जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं बट वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना, वो टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 6 में बेटा जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ज्यादातर आते हैं ऑन मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा आते हैं मैग्नेटिक फोर्स पे क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, एंड ट्रैजेक्टरी ऑफ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया है तभी मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब यहां पर अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 की बात करते हैं, चैप्टर 6 5, पहले 5 बता दें, 5 तो बहुत छोटा चैप्टर है, 5 में क्या पढ़ना है, 5 में से 2 चीज पढ़ लेना पेपर में जाने के लिए, 5 में एक तो चीज पढ़ के जाना है आपको, ध्यान से सुनना, पहला प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये जरूर पढ़ के जाना, बस यही पढ़, इसी से डाई पैरा और फेरो, इससे क्वेश्चंस आएंगे, ये सबसे ज्यादा रिपीटेड सवाल है चैप्टर 5 में, ये पढ़ के जाना, इससे कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, इससे कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक ही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ डाई पैरा फेरो, पूरी एक टेबल मैंने बनवा रखी थी, मेरे वीडियो में जाके देखना, पढ़ा रखा है मैंने, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में बेटा, अब यहां पर अब हम आते हैं चैप्टर 6, चैप्टर 6 में देखो क्या आता है पेपर में सबसे ज्यादा, चैप्टर 6 में सबसे पहले तो आप ये याद रखना, ये चैप्टर 6 आप जानते हो उसका नाम क्या है, ईएमआई, अच्छे से जानते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पता है ना। इसमें सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल्स आते हैं ऑन लेंज लॉ, जो मैंने पढ़ाया था, एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो मुझसे ऑफलाइन जिन बच्चों ने पढ़ा है, सब कुछ नोट से आना है, कुछ भी बाहर नहीं आना, बहुत सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने, बहुत सारे लेंस लॉ पे एप्लीकेशन, जितने नोट्स में है, जितने वीडियो में, वो एक बार देख लेना, लेंस लॉ पे जो हमने एप्लीकेशन बताए थे, कि लेंस लॉ याद है, इंड्यूस ईएमएफ हमेशा जो भी फ्लक्स चेंज होता है उसका अपोज करता है, उस फैक्टर पे क्वेश्चंस आएंगे, पूरी डेप्थ में ये टॉपिक है, टॉपिक पढ़ाने का टाइम अभी नहीं है, ऐसे तो अगर पढ़ाना शुरू करूं तो पूरा सिलेबस ही पढ़ा है, इंपॉसिबल है, आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है। सेकेंड, इस पे ध्यान से सुनना और बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ाया था बी ए कॉस थीटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फ्लक्स, बी ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है किसका बेटा, फ्लक्स का। अब मैं ये बोल रहा हूं कि फ्लक्स के फॉर्मूले में सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तब भी फ्लक्स चेंज होता है, एरिया चेंज होता है तब भी फ्लक्स चेंज होता है, एंगल चेंज होता है तो तब भी चेंज, तो यहां पे ये तीनों फैक्टर पढ़ लेना, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लक्स चेंजिंग फैक्टर, इसको कहते हैं फ्लक्स चेंजिंग फैक्टर। कौन कौन सा फ्लक्स चेंजिंग फैक्टर है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है एंड एंगल है, इसकी भी जानकारी पूरी लेकर जाना, बहुत आता है पेपर में, हर टॉपिक बताऊंगा मैं, ध्यान से। कोएफिशिएंट ऑफ, ये भी पेपर में आता है, सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जिसे हम एल से इंडिकेट करते हैं, एंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस
इसे हम एम से इंडिकेट करते हैं। एक तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ सिंगल सोलेनॉइड। सिंगल सोलेनॉइड के लिए जो जो पढ़ा रहा हूं ध्यान से पढ़ो बेटा। और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये भी पेपर में बहुत आता है, बिटवीन टू सोलेनॉइड्स। बस, अब ज्यादा नहीं, जितना करा दिया वही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। चैप्टर 6 ध्यान से देखो, चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं दिया। राइट, चैप्टर 7 में आते हैं। चैप्टर 7 इसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। चैप्टर 7 में एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में हम जब आएंगे चैप्टर 7, इसका नाम है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। देखो इसमें क्या पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा टफ चैप्टर है, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा दे देना। इस चैप्टर में सबसे पहले जो पहला टॉपिक आएगा, हालांकि देखो एक आरएमएस वैल्यू होती है और एवरेज वैल्यू होती है, इसका डेरिवेशन रेयर आता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना ज्यादा रिपीटेड ये सवाल नहीं है इसका डेरिवेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एसी सर्किट हैविंग इंडक्टेंस, ये बहुत आता है, हैविंग इंडक्टेंस, यानी कि जिसमें कॉइल होता है, और इसमें ये आएगा पेपर में, प्रूव करो कि इस सर्किट में ईएमएफ लीड करता है और करंट लैग करता है बाय पाई बाय 2, ये बहुत आता है। और इसमें एंड एवरेज पावर, और इससे क्या हमें एवरेज पावर मिलेगा, ये सवाल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में दे रखा है, जाके देख लेना आप ये सवाल। और इसी में क्या आएगा, एसी सर्किट फिर आएगा, हैविंग इंडक्टेंस नहीं, अब आएगा हैविंग कैपेसिटेंस, याद रखना। रेजिस्टेंस में तो कुछ होता नहीं है, तो इसी वाले में आएगा ज्यादा, एसी सर्किट हैविंग इंडक्टेंस, और उसमें पावर क्या मिलता है, इसमें ईएमएफ और करंट बताओ कौन लीड करता है, इसमें कौन लीड और लैग करता है, ये सब सवाल आते हैं, ध्यान से सुनना। और इसमें थर्ड जो टॉपिक है बेटा, वो सवाल आएगा सीरीज एलसीआर सर्किट। इसमें तीनों एलिमेंट होंगे, इसमें सिंगल इंडक्टेंस का था, सिंगल कैपेसिटेंस का था, इसमें इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस तीनों होंगे। एंड कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टॉपिक इंस्ट्रूमेंट में, एक तो बेटा एसी जनरेटर जरूर पढ़ लेना, एंड एसी ट्रांसफॉर्मर। इस बार मेरे हिसाब से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनरेटर। ट्रांसफॉर्मर आ चुका है, तो जनरेटर पे थोड़ा ज्यादा मेरे को लग रहा है, ये नहीं कि एकदम आएगा ही आएगा, लेकिन जनरेटर थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, एसी जनरेटर इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये चैप्टर 7, मैं चैप्टर 7 के जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए। तो मुझे लगता है चैप्टर 7 के बाद अब हम आते हैं ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो जो हम इस पे ज्यादा ध्यान दें, तो ये मैं बता रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं हमें नहीं पढ़ना, हमें तो सब कुछ पढ़ के जाना है, बट ये थोड़ा सा आते हैं ज्यादा, तभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब हम आते हैं चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 का नाम है, इसका नाम है ईएम वेव। चैप्टर 8 में मैं आ गया, चैप्टर 8 का नाम है बेटा ईएम वेव। अब हम बात करते हैं ईएम वेव के बारे में कि ईएम वेव में क्या है। तो ईएम वेव में बताया जाता है कि ईएम वेव में जो टॉपिक होगा वो सबसे पहले जो याद करके जाना है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, ये तो आना ही आना है, प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव।
सेकंड याद करके जाना है, याद रखना बेटा, एप्लीकेशन ऑफ ईएम वेव। जैसे याद है, बोल देगा कि माइक्रोवेव का क्या यूज होता है, रेडियो वेव का क्या यूज होता है, अल्ट्रावायलेट का, ये सब पेपर में आते हैं। तो एक तो प्रॉपर्टीज में मैंने पढ़ाया था कि ईएम वेव ट्रांसवर्स नेचर के होते हैं, जहां दोनों फील्ड होती है वहां ये बनता है। ये सब चीजें पूरे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूं, नोट्स हैं आपके पास, उसको जरूर पढ़ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव, इससे एक सवाल आएगा। और एक आएगा एप्लीकेशन ऑफ ईएम वेव। ईएम वेव में कोई भी वेव दे देगा और बोलेगा इसके एप्लीकेशन बताओ कि इस वेव का यूज कहां होता है, इस वेव का यूज कहां होता है। ये दो सवाल 100%। और तीसरा सवाल मैं बता दूं, हर वेव का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है। ये वेव बाय द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इसका इक्वेशन होता है, ये क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ऑसिलेट करते हैं तब ये बनता है। तो इसका इक्वेशन याद करके जाना, E = E नॉट साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी, कुछ भी हो सकता है इस फॉर्म में। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का भी दे दे, इक्वेशन याद करके जाना, B = साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी। इस पे सवाल जरूर आता है। k का मतलब यहां वेव नंबर होता है, इसे हम 2π/λ कहते हैं। लैम्डा का मतलब वेवलेंथ हो गया वेव का। और ओमेगा में, ओमेगा को खोलेंगे तो 2π/t आएगा। ये कैपिटल टी होता है। कैपिटल टी का मतलब होता है पूरे एक कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। तो एक इक्वेशन पेपर में दे देगा और बोलेगा कि भाई अच्छा ई नॉट और बी नॉट क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। एक सवाल में इक्वेशन बना के दे देगा और बोलेगा भाई ये बताओ, ये वेव नंबर बताओ, वेव लैम्डा बताओ, टाइम पीरियड बताओ, वेव का सब बता दे। सब चीज याद रखना। और इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे देगा तो मैग्नेटिक फील्ड का बनाने बोलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का दे देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाने बोलेगा। ऐसे सवाल आते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं। बस ईएम वेव में इससे ज्यादा नहीं आएगा, जितना मैंने बता दिया वही आना है। ये ईएम वेव की बात हो गई। मुझे लगता है फर्स्ट बुक कवर हो चुका है। अब मैं आता हूं सेकंड बुक में। देखो पढ़ाना तो, देखो मैं आपको बार बार क्या बोल रहा हूं, मैं 4-5 सवाल करा दूंगा और क्या करा सकता हूं, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है। पढ़ना तो बेटा आप सब, कभी भी ये मत सोचो कि इसको कर लेते हैं, हो सकता है ये ना, ऐसा नहीं। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो प्लेलिस्ट जाना, चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियोस हैं, जिसमें भी जाओ हर टॉपिक का वीडियो है, आप देखो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं बेटा चैप्टर नंबर 8 9 रे ऑप्टिक्स। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना, रे ऑप्टिक्स में क्या क्या आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, हम उसमें आ रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो सुनो ध्यान से, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला। नंबर 2, देखो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, बस इसका मतलब ये नहीं कि बस इतना ही पढ़ना बाकी सब छोड़ देना। पढ़ना तो सब है, लेकिन जो ज्यादा रिपीटेड है मैं वो बता रहा हूं बेटा। दूसरी चीज, प्रिज्म में 2 टॉपिक, प्रिज्म फॉर्मूला एक कर लेना एंड फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। फॉर्मूला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। थर्ड मैं बता दूं, थर्ड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं, वो आप समझदार हो, समझ गए, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। फोर्थ भी बहुत ज्यादा आता है, एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। ये 4 ऐसे टॉपिक तो बहुत सारे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जो 4 टॉपिक है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बच्चे, मैं वही बता रहा हूं, सारा कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ध्यान से देखो। ये रे ऑप्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। रे ऑप्टिक्स के बाद
अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 10। यस, वेव ऑप्टिक्स। अब मेरी बात सुनो, वेव ऑप्टिक्स में क्या है। पहला सारा फॉर्मूला लर्न कर लेना, ऑल फॉर्मूला ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट का मतलब होता है, देखो डबल स्लिट को कभी कभी ऐसे भी बोलेगा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है बेटा, इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस वाला। और सिंगल स्लिट में जो एक्सपेरिमेंट होता है आप जानते हो, इसे कहते हैं, सिंगल स्लिट में जो एक्सपेरिमेंट होता है इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन वाला। डिफ्रैक्शन वाला जितने फॉर्मूले हैं याद कर लेना, कहां पे फ्रिंजेस बनते हैं, क्या पार्ट डिफरेंस होता है वेव के बीच का, सब कुछ पढ़ लेना, सब कुछ। और सुनो ध्यान से, अच्छे से सुनना। इसके बाद आप डेरिवेशन की जहां तक बात है, ये तो फॉर्मूला लर्न करके जाना, फॉर्मूले पे क्वेश्चंस आएंगे, इसका कोई डेरिवेशन इस चैप्टर में नहीं है, इस दोनों टॉपिक से कोई भी डेरिवेशन नहीं है। आपको जो डेरिवेशन करके जाना है, जो टॉपिक याद करना है, एक तो याद करके जाना हाइजेंस प्रिंसिपल, कभी कभी लिखने को आ जाता है 2 मार्क्स में, सिर्फ लिखने को आता है बेटा। और थर्ड है प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इसे हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, बाय वेव थ्योरी। याद रखना, ये भी एक टॉपिक है, पेपर में ऐसे भी आता है। देखो ऐसे लैंग्वेज आया था बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 साल में 4 बार 5 बार आ चुका है, मैंने देखा है कि प्रूफ करो स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ को वेरीफाई करो बाय द वेव थ्योरी। याद करना, आपके नोट्स में जाके देखना, वीडियो में पढ़ा चुका हूं। स्नेल्स लॉ को वेरीफाई करने का मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करो बाय द वेव थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये जितना बता दिया, किस पे क्वेश्चंस आएंगे क्या आएंगे, ये है आपका वेव थ्योरी। ठीक है बच्चे, अब हम आते हैं, ध्यान से देखो, चैप्टर नंबर 11। बहुत सारे बच्चे बोले सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, अब तो जो पढ़ना था पढ़ ही लिया। चैप्टर नंबर 11, चैप्टर 11 में ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन। इसमें सारे के सारे थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, इसमें कोई भी डेरिवेशन नहीं है, इसमें नो डेरिवेशन। इसमें पहला टॉपिक पढ़ लेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला अच्छे से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो याद है पढ़ाया गया था कि लाइट गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, और लाइट की इंटेंसिटी ऊपर नीचे करेंगे तो करंट ऊपर नीचे होता है, लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, वो चेंज होता है। ये सब फैक्ट को याद कर लेना, ये बहुत आता है पेपर में। इसी में आता है, इसी टॉपिक में करंट वोल्टेज ग्राफ, इसी एक्सपेरिमेंट में करंट वोल्टेज ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। करंट वोल्टेज ग्राफ पढ़ लेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इसमें भी 2 केस हैं, देखो, विद सेम इंटेंसिटी। ये इस बार सैंपल पेपर में भी ये सवाल है और बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं कि अगर 2 बंदे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक ही इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं तब करंट और वोल्टेज का ग्राफ क्या होगा। करंट कौन सा, जो इलेक्ट्रॉन के निकलने से करंट बनता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये वाला टॉपिक भी करके जाना, ठीक है। करंट वोल्टेज ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला विद सेम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, बी में विद सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये पेपर में
इस बार सैंपल पेपर में है तो आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, मैं बता रहा हूं आपको। एक तो ये पढ़ के जाना। इसमें थर्ड टॉपिक पढ़ लेना बेटा, जो सबसे ज्यादा आते हैं न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये ज्यादा आते हैं ऑन, एक टॉपिक जाके देखना, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये जो पढ़ा रहा हूं बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ के जाना। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इस पे क्वेश्चंस भी अक्सर आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स करके जाना। कोई नया बच्चा है जिनसे नहीं पढ़ा है, पूरी वीडियोस है सर, क्योंकि अब मैं अगर एक टॉपिक भी अगर लेकर बैठूंगा ना तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। 4-5 दिनों में अब टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं है, आप वीडियो देख लो सारा डिटेल में, बिल्कुल बहुत अच्छी वीडियो बनी हुई है। फोर्थ, ये जरूर आएगा बेटा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल। इस पे न्यूमेरिकल आएगा ऑन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। याद करो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के 4 फॉर्म दिए थे मैंने, मोमेंटम फॉर्म, वेलोसिटी फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म और वोल्टेज फॉर्म। इन पे क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स ऑन डी ब्रॉगली वेवलेंथ। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, यही है आपका चैप्टर, इससे ज्यादा नहीं आना है कुछ। मैं मैसेज देख रहा हूं बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, सबको मैंने बता दिया। ध्रुव, चेतना सिंह, लवीश कुमार, पर्व चौधरी, सबको ध्यान रखना, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से पढ़ना। चलो अब चैप्टर हम देखो, मैं आज ना कल के लाइव क्लास में मैंने सैंपल पेपर डिस्कस कर दिया था। आज